हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीएल सर आज आप लोगों को क्लास 12 बायोलॉजी प्रथम लेसन जीवों में जन्म के बारे में आपको बताएंगे। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट लेसन आपका है जीवों में जन्म। इंग्लिश में कहते हैं इसको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो अब हमें यहाँ पर ये जानना है कि जीवों में जन्म क्या है, कैसे होता है, क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो पहली चीज यानी जनन होता क्या है। जनन का मतलब ये होता है कि जितने भी प्राणी हैं अपने वंशज को बनाए रखने के लिए, अपनी पीढ़ी को कायम रखने के लिए अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करते हैं, अर्थात संतान को जन्म देते हैं। ये प्रक्रिया जन्म कहलाती है। जैसे कुत्ते का बच्चा कुतिया पिल्ला, या हाथी का बच्चा हाथी, मनुष्य का बच्चा मनुष्य। इस प्रकार से जितने भी जीव हैं अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए अपने ही समान संतान को जन्म देते हैं। अब आइए इसी टॉपिक में आगे चलते हैं। पहला टॉपिक आपका है लाइफ स्पॉन। लाइफ स्पॉन का मतलब होता है जीवन अवधि या जीवन काल। लाइफ स्पॉन मतलब होता है जीवन अवधि या जीवन काल, यानी जितने भी प्राणी हैं अपने जीवन काल को जीने के लिए शुरुआती अवस्था से लेकर प्रारंभिक प्राइमरी स्टेज से अवस्था से लेकर और मृत्यु तक का जो समय व्यतीत करते हैं उसके बीच के समय को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन या जीवन अवधि कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब प्रजनन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं क्या होती हैं। जनन में जो प्रमुख घटनाएं होती हैं वो होती हैं क्या। तो यहाँ पर हमें जानना है कि जनन आवश्यक क्यों है, फिर हम घटना के बारे में चर्चा करेंगे। जनन इसलिए आवश्यक है कि यदि जनन की क्रिया संभव नहीं होगी तो जो हमारी पीढ़ी है या वंशज है या आने वाले टाइम में हमारी संतान है वो विलुप्त प्राय होती चली जाएगी। हमारी पीढ़ियां हमारे पूर्वज समाप्त होते चले जाएंगे। इसलिए इनको कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है, ताकि उनकी एक इतिहास या उनका अधिकार बना रहे। अब घटना क्या घटती है, पहले आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब क्या होता है, जनन में महत्वपूर्ण घटना के अंतर्गत आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, इनका संश्लेषण होता है। दूसरा आता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। रेप्लिकेशन डीएनए मॉलिक्यूल यानी डीएनए अणुओं का द्विगुणन होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस प्रकार से यहाँ रेप्लिकेशन होता है डीएनए मॉलिक्यूल्स का। अब आपको बता दें डीएनए आरएनए ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, कौन कौन, डीएनए और आरएनए, जिनका जन्म में बहुत बड़ी ही रोल है या भूमिका है। थर्ड पॉइंट आता है सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ। तो सेल डिवीजन क्या होता है कि कोशिका का विभाजन। कोशिका विभाजन भी दो प्रकार से होती है, मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस एंड माइटोसिस। अब मियोसिस और माइटोसिस, इसके बाद जब सेल डिवीजन हो जाता है तो फिर आती है सेल ग्रोथ, यानी सेल का बढ़ना, सेल का बड़ा होना, इसी को कहते हैं सेल ग्रोथ कहते हैं। अगला है फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब क्या होता है कि प्रजनन अंगों का
निर्माण। अब सेल डिवीजन हो गई, सेल ग्रोथ हो गई, तो शरीर के अंदर या उस प्राणी के अंदर रिप्रोडक्टिव अंग का भी बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो आपको क्या बनेगा, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन की विधियां या जनन की विधियां। अब जनन की विधियां क्या होती है, जनन होता कैसे, कितने प्रकार से होती हैं, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो पहला आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तीसरा आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। दूसरा क्या है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव का मतलब होता है कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। थर्ड पॉइंट आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ हम पहले अध्ययन करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और फिर वेजिटेटिव और उसके बाद सेक्सुअल के बारे में। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है ये अलैंगिक होता है। यहाँ पर क्या होता है, किसी जनक में मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है, यही नर मादा की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि अलैंगिक जनन में जीव स्वयं ग्रोथ करके अपने आप में टूटकर एक दूसरे जीव का रूप ले लेता है। इस प्रकार से एक जीव से ही दो जीव बन जाते हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये कई प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। तो आइए हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 प्रकार के मेथड्स। अब यहाँ पे फर्स्ट मेथड्स आपको मिलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि अलैंगिक जनन में संतति एक ही जनक से उत्पन्न होती है, संतान जो होती है एक ही जनक से उत्पन्न होती है और इसमें हैप्लॉइड युग्मक नहीं बनते हैं। इसमें क्या होते हैं, हैप्लॉइड युग्मक नहीं बनते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। और अलैंगिक जनन की विशेषता होती है ये संतान अपने जनक के समान यानी ठीक उसी के समान होती है, इसलिए इसे क्लोन भी कहते हैं। अलैंगिक से क्या कहते हैं, क्लोन भी कहते हैं। अब अलैंगिक की बात करते हैं तो ये होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार के, 4। फर्स्ट आपका फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोरुलेशन। तो फर्स्ट में आता है फिजन। फिजन की अगर बात करते हैं तो फिजन भी 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 बाइनरी, नंबर 2 मल्टीपल और नंबर 3 प्लाज्मोटोमी। अब प्लाज्मोटोमी, बाइनरी, मल्टीपल। तो बाइनरी फिजन में पहले आता है फिजन का होता है खंडन, टूटना है, टूटकर अलग हो जाना, इसी को कहते हैं बाइनरी फिजन, तो खंड में बट जाना। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गया, प्लेनेरिया हो गया। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे जो प्रोटोजोआ होता है वो लंबाई में थोड़ा सा ग्रोथ करता है। जैसे कि प्रोटोजोआ का अगर फिगर आप देखेंगे तो ठीक ऐसे आपको दिखेगा कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, अमीबा का फिगर। किसका फिगर है, अमीबा का फिगर। अब ये अमीबा क्या करता है, लंबाई में विभक्त होता है ठीक इस प्रकार से, ऐसे जैसे बता रहा हूं, देखिए ध्यान से इसको क्लियर कर लीजिएगा। और इस प्रकार से लंबाई में विभक्त हो जाता है। अब यहाँ जो इसका पतला भाग पार्ट है यही से टूट करके इसके 2 खंड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक अमीबा से 2 अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनरी। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, अमीबा में जो खंडन होता है ये अनियमित होता है, कोई निश्चित रूपरेखा में या निश्चित आकार में एक इसी पर कटेगा। अनियमित आकार से 2 भाग में बढ़ करके 2 अमीबा यानी अपने जनक के समान 2 संतत कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट आपका इसमें देखें, पैरामीशियम भी है। तो पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम क्या होता है, वर्टिकल बढ़ता है, ऊर्ध्वाधर।
कैसे बढ़ता है? ऊर्ध्वाधर बढ़ता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, मान लीजिए पैरामीशियम है, पैरामीशियम का आकार लाइक स्लीपर, कुछ इस प्रकार से होता है पैरामीशियम। ध्यान दीजिएगा आप, ये होता है। तो ये लंबवत होकर के क्या होता है, बीच में ये भी पतला हो जाता है, और जो पतला होता है यहीं से कट करके ये भी दो पैरामीशियम का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार से प्लेनेरिया भी हो गया, यूग्लिना भी हो गया। तो अमीबा, पैरामीशियम, प्लेनेरिया, यूग्लिना, ये सब क्या होते हैं, लंबाई में ग्रोथ करके दो खंडों में बढ़ जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। अगला टॉपिक आपका रहा है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब होता है कि कई खंडों में टूट जाना, कई खंडों में टूट जाना। तो इसमें भी आप देखेंगे तो अमीबा ही होता है। अमीबा क्या करता है, टूट करके अलग होता है, तो इससे कई सारे अमीबा बन जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। या प्लेनेरिया को देखेंगे तो वो भी दो खंडों में टूट जाता है। नेक्स्ट आपका आता है प्लाज्मोटोमी। क्या आता है? प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी में केवल आपको ऐसा दिखेगा, जो ओपेलिना है ये क्या करता है, ये टूटकर अलग होकर के नए जीव का प्लाज्मा के माध्यम से निर्माण करता है। कहने का मतलब ये हुआ, प्लाज्मोटोमी जो होता है बहुकेंद्र की जनकों जैसे ओपेलिना तथा पोलीमॉक्सा में केंद्रक विभाजन होता है तथा विभाजन होता है, परंतु कोशिका कार्य के बिना ही बहुकेंद्र की प्लाज्मोटोमी बनते हैं। अगला आता है आपका बडिंग सिस्टम। बडिंग का मतलब क्या होता है, मुकुलन। क्या होता है बडिंग का मतलब? मुकुलन, मतलब आउट ग्रोथ निकलना। इसके अंतर्गत क्या होता है, हाइड्रा। जैसा कि आपने हाइड्रा का देखा होगा, तो हाइड्रा में ठीक इसी प्रकार से होता है, कुछ ऐसे। इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ऐसे ये टेंटिकल्स पाए जाते हैं। अब टेंटिकल्स जो होते हैं ये स्पर्शक कोशिकाएं हैं, तो हाइड्रा में यहीं से थोड़ा सा आउट ग्रोथ निकल आता है। थोड़ा सा जब आउट ग्रोथ निकलता है, बाद में धीरे धीरे बड़ा होकर के इस हाइड्रा से टूटकर अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मुकुलन कहते हैं। इसी प्रकार अगला टॉपिक आपका है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या है आपका, फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है खंडन, मतलब खंडों में टूट जाना, खंडों में टूट जाना। इसमें क्या आते हैं, जैसे आप ध्यान देंगे स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, ये क्या होते हैं, लंबाई में बढ़ते हैं और बीच बीच भाग से टूटकर अलग हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। तो खंडों में टूट जाना ये क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। अगला आता है आपका स्पोरेशंस, मतलब बीजाणु जन्म, जो बीजाणुओं के द्वारा ही जन्म उत्पन्न करते हैं, जिससे नई संतान की उत्पत्ति होती है, नई पीढ़ी की तैयार होती है। इसके अंतर्गत आता है स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। ठीक, अब सेकेंड टॉपिक आपका आएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। सेकेंड आपका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब क्या होता है, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि प्लांट के किसी भी भाग से, प्लांट के किसी भी भाग से नए पौधों का बनना या नए पौधे का बनना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ये भी दो प्रकार से बताया गया है, नंबर 1 नेचुरल और नंबर 2 आर्टिफिशियल। नेचुरल का होता है प्राकृतिक और आर्टिफिशियल का होता है कृत्रिम। मतलब एक प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं जन्म करके, और एक आर्टिफिशियल जो स्वयं तैयार करना पड़ता है, उनको ऐसा माहौल दे करके या ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करके इनको तैयार करना पड़ता है, तो इसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। अब आइए देखते हैं नेचुरल में। तो नेचुरल में पहले आता है बाई स्टेम, यानी तने का रूपांतरण
या तने द्वारा जनन। तो बाइनर नाउन पहला है भूमिगत तने द्वारा जनन। तो बाइनर नाउन में भूमिगत तने द्वारा जनन पहले आता है ट्यूबर। ट्यूबर का मतलब होता है कंद। ट्यूबर का मतलब कंद होता है। कंद का मतलब आपको समझ में जाएगा पोटैटो। पोटैटो ऐसा है जहाँ तक कि बच्चे कम समझ पाते हैं या लोग नहीं जान पाते हैं, तो जो पोटैटो हो उसको क्या है लोग जड़ मानते हैं, लेकिन पोटैटो वास्तविक रूप से जड़ नहीं है बल्कि एक तना है। तने का रूपांतरण है जो एक फूलकर मोटा या बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से कंद का जो पहला एग्जाम्पल आपका है वो आलू है। आलू में क्या होता है आँख पाई जाती है, जहाँ से सूक्ष्म रूप से आँख होती है और वहाँ से छोटे से कल्ले निकलते हैं और फिर आलू का एक नया पौधा बन करके तैयार हो जाता है। दूसरा आता है राइजोम। राइजोम में क्या है इसका मतलब होता है प्रकंद। क्या मतलब होता है प्रकंद। इसमें एग्जाम्पल आता है जिंजर। जिंजर को आपने देखा होगा, जिंजर को आपने देखा होगा। तो जिंजर जो होता है ये भी पृथ्वी के अंदर यानी मिट्टी के अंदर ही पाया जाता है, भूमि के अंदर ही पाया जाता है। और ये जो उगता है जो जमीन के अंदर फैलता है तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसे फैलाता है पंजे के आकार का। आप देखेंगे अगर अदरक आप काट के चलाते होंगे तो अदरक की बड़े गुच्छे को आप देखेंगे तो ठीक लाइक ऐसे फिंगर जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ इसी प्रकार से भूमि के अंदर ही पाया जाता है, जिसको राइजोम कहते हैं, यानी ये प्रकंद के अंदर आता है। तीसरा पॉइंट आपका है कॉर्न। कॉर्न का मतलब होता है घनकंद। घनकंद का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे सेफ्रॉन है या आपने आयाम देखा होगा जिसे भुइया या आयाम कहते हैं। तो अगर इसको आप देखेंगे तो भूमि के अंदर ये क्या होता है वर्टिकल पाया जाता है, ऐसे मिलेगा आपको। ये भूमि के अंदर कैसा मिलेगा ठीक। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके जो जड़ होगी तना होगा वो ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा, ऐसे जैसे मैं दिखा रहा हुआ ठीक इसी प्रकार से इसमें ये क्या मिलेगा आपको ये कॉर्न में घनकंद में, जिसमें सैफ्रॉन है याम है ये सब आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बल्ब। बल्ब का मतलब होता है जो आपको ये मिलेगा ये सल्क कंद होते हैं। क्या होते हैं सल्क कंद होते हैं। सल्क कंद में आता है गार्लिक। गार्लिक क्या होता है आप देखेंगे कि पतले पतले छिलके पाए जाते हैं, फिर उसके बाद एक गोल सा घुमन होता है और ये बल्ब क्या आकार का रूप होता है, इसी को क्या कहते हैं बल्ब या सल्क कंद कहते हैं, छिलकेदार कहते हैं। तो ऐसे में क्या आता है गार्लिक। अब इसी भूमिगत तने के प्रकार में चलते हैं तो ये क्या हो गया भूमिगत। अब भूमि से जो ऊपर होते हैं सब एरियल अर्धवायवीय, ठीक क्या होते हैं अर्धवायवीय, जो पृथ्वी के ऊपर भी हो और पृथ्वी के मिट्टी के ऊपर मिट्टी के अंदर भी। ऐसे में क्या आता है आपका रनर, ठीक। तो पहला आपका क्या आता है रनर। रनर का मतलब क्या होता है ऊपरी भूअस्तारी, ऊपरी भूअस्तारी। अब यहाँ इसमें क्या मिलेगा आपको कैनोन, मतलब इससे क्या है दूब घास आप देखा होगा, हम बात है दूब घास जो आपको देखने को मिल जाती है तो इसकी जड़ें मिट्टी में यानी पकड़ के रखती हैं और तना इसका ऊपर भी होता है और कुछ धरती में यानी मिट्टी में चिपक कर चलता है। तो इसे क्या कहते हैं रनर कहते हैं, पृथ्वी के ऊपरी भाग पर होकर के चलना। दूसरा आपका आता है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या होता है कि भूअस्तारिका यानी भूमि को पकड़े हुए ऊपरी भाग। ऐसे में पिस्टिया जलकुंभी का नाम सुना होगा, तालाबों में गड्ढों में कहीं थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या आता है पिस्टिया आता है। फिर आपका है अगला आपका आता है सकर। सकर का मतलब होता है अंतः भूअस्तारी। क्या होते हैं अंतः भूअस्तारी। अंतः भूअस्तारी का मतलब हो गया कि ऐसे पौधे जो पृथ्वी के ऊपर होते हुए भी जमीन के अंदर थोड़ा सा रहते हैं, इसे क्या कहते हैं अंतः भूअस्तारी कहते हैं। इसमें क्या आपका फ्रेगेरिया, इसमें क्या था आपका फ्रेगेरिया, जिसको आप स्ट्रॉबेरी के नाम से भी जानते हैं। अगला आ रहा है स्टोलन। स्टोलन का मतलब होता है यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो भूअस्तारी यानी ऐसी शाखाएं जो छोटी तथा संघनित होती हैं और सभी दिशाओं में निकलती हैं। ऐसी शाखाएं जो छोटी और संघनित होती हैं तथा सभी दिशाओं में निकलती हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेगा डहेलिया, जिसमें मिलेगा डहेलिया मिलेगा। इसके बाद और आगे चलते हैं शरीर अर्धवायवीय हो गया। फिर लीफ। लीफ का मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं
जिनकी पत्तियों से भी नए पौधों का बनना या निर्माण होता है, जैसे ब्रायोफिल्लम या अजूबा की पत्ती आपने देखा होगा। यदि अजूबा की पत्ती को आप तोड़ करके मिट्टी में दबा देते हैं, रख देते हैं, तो उन्हीं पत्तियों से बड़ संधियाँ निकलती हैं और वहाँ से एक नया अजूबा तैयार हो जाएगा आपको। अगला है बल्बिलिस। तो बल्बिलिस मतलब होता है बल्ब के आकार का, जैसे आपको यहाँ बताया था गार्लिक में। तो बल्ब के आकार का जैसे में क्या होता है ऑनियन, यानी इसमें शल्क पत्र ही पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर। और ये बल्ब वाला होता है, लाइट जैसे आप बल्ब जलाते हैं तो बल्ब क्या होता है, बल्बिस आ गया, इसका एग्जाम्पल क्या है ऑनियन। ठीक, तो इस प्रकार से आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में देखा। पहला पॉइंट आपका क्या था, नेचुरल रिप्रोडक्शंस। और नेचुरल रिप्रोडक्शंस में आपको मैंने बता दिया क्या है, अंडरग्राउंड, इसके बाद सैलेरियल, लीफ और बल्बिस। ये मैंने 4 भाग तने से रूपांतरण बता दिया। तने का जनन इस प्रकार से होता है, 4 भाग मैंने आपको बता दिया। अगला टॉपिक आपका रहा है आर्टिफिशियल। सेकेंड पॉइंट आपका आ गया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। कृत्रिम में पहला आपको मिलेगा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है रोपण करना, यानी किसी प्लांट को ला करके रोप देना, ये कहलाता है रोपण। इसके अंदर ऐसे क्या है, गुलाब का पौधा हो गया, आम का है, नींबू, संतरा, ये सब जो पौधे लगाते हैं ये सब ग्राफ्टिंग के अंदर आते हैं। अगला आ रहा है बडिंग। बडिंग का मतलब होता है कि कलिका रोपण करना, अर्थात यह रोपण एक ही रूपांतरण यानी इस विधि में निम्न प्रकार की घटिया किस्म के पौधों के छाल से आते हैं, यानी पौधे की छाल को छील करके और वहां से नए कल्ले उगाना, ये क्या कहलाता है, बडिंग, नए कल्ले का निकलना। अगला आ रहा है कलम। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो पुराने पौधे होते हैं, स्वस्थ पौधे, उनके तने की शाखा के 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काटकर 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काटकर उन्हें जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। टुकड़ों के पर्व से जड़ें निकलती हैं। तो टुकड़े होते हैं वहाँ से पर्व निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं और कक्षस्थ कलिका से शाखा। इस प्रकार से टुकड़ा एक नया पौधा तैयार कर लेता है और इसी को हम क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। लेयरिंग आता है। लेयरिंग का मतलब होता है दाब लगाना। लेयरिंग का मतलब क्या होता है, दाब लगाना। जैसे कोई पौधा होता है, आपने नींबू या पौधा देखा होगा, तो उसकी टहनी को हम झुका करके उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं और जब आगे वो शाखा कलिका निकल के हरी भरी जाती है तो पीछे से शाखा को काट करके और उस तने को हम काट कर और मिट्टी से खुदाई करके दूसरी जगह रोप देते हैं और इस प्रकार से नया पौधा तैयार हो जाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे बुक में, तो ये चित्र में आपको दिखाया गया है, ये देख लीजिए आप। इसी प्रकार से अगला आपका आता है बूटी लगाना। तो बूटी में क्या होता है, आप ध्यान देंगे, बूटी में यह एक ऐसी काष्ठीय विधि है जिसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनकी शाखाओं को मोड़कर मृदा में दबाना संभव नहीं है। इस विधि में तने के एक भाग के चारों ओर की छाल निकालकर एक चीरा लगा देते हैं और इस पर आर्द्रमास बांध देते हैं। शुष्क मौसम में ठीक दाब के ठीक ऊपर वाली शाखा में, शुष्क मौसम में ठीक दाब में ठीक ऊपर वाली शाखा से पानी से भरा एक घड़ा लगा देते हैं और घड़े की तलहटी में छेद करके रस्सी के ऊपर बूंद कर टपकाते हैं। अब इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ से कुछ जड़ें निकल आएंगी और वहाँ से फिर हम शाखा को काट के अलग कर लेंगे और एक नया पौधा बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से समाप्त हुआ। थर्ड आपका रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन लैंगिक जन। लैंगिक जन में क्या होते हैं, मेल फीमेल दोनों स्ट्रेंस अलग अलग पाई जाती हैं। इन नर और मादा इसमें अलग अलग होते हैं और जब नर और मादा के गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, लैंगिक संभव होता है। ये निश्चित क्रिया फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब नर और मादा के युग्मक
संयुक्त होकर के क्रिया करते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं निषेचन कहते हैं। अब इस लैंगिक में आप देखेंगे तो इसमें क्या होते हैं, ये एक लिंगी प्राणी भी होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं। तो द्विलिंगी प्राणी की अगर हम बात करते हैं तो जैसे क्या है, आपने अर्थवर्म और लीच का नाम सुना होगा। तो अर्थवर्म और लीच ये क्या होते हैं, एनिलिडा संघ के प्राणी है, हालन एनिलिडा। अगर केंचुए की बात करते हैं तो केंचुए के में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग खंडों पर एक ही प्राणी के अंतर्गत पाए जाते हैं। एक ही प्राणी में एक ही केंचुए के अंदर पाए जाते हैं, यानी टेस्टिस और ओवरी अलग अलग खंडों में पाए जाते हैं। टेस्टिस से स्पर्म का निर्माण होता है, ओवरी से अंडाशय का निर्माण होता है और स्पर्म और अंडाशय की फ्यूज होने से जो है फर्टिलाइजेशन क्रिया संभव होती है और फिर ये नया जायगोट बन करके तैयार होता है। तो इस प्रकार से एक ही जीव के अंदर अगर दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ऐसे जीव को हम हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल कहते हैं, मतलब उभयलिंगी या द्विलिंगी। इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं तो अगर इनमें आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं तो यहाँ पर लैंगिक में नर और मादा अलग अलग होते हैं, मनुष्यों में यहाँ तक कि मेल फीमेल अलग अलग होते हैं और जब इसके गेमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो निषेचन क्रिया संभव होती है। गेमेट्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, यानी प्रजनन कोशिका होती है जो प्रजनन में सहायक होती है। इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो आपको मैं फिगर में दिखा दूँ, जैसा कि केंचुए के बारे में। ये केंचुए का फिगर है, आप देखेंगे ध्यान से पुस्तक में। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर क्या है, टेस्टिस दिया है जहाँ पर वृषण इसका यहाँ से शुक्राणु बनते हैं। ये टेस्टिस सैक है जहाँ पर इसकी थैली होती है। ये ओविडक्ट यानी अंडवाहिनियाँ हैं और ये ओवरी है अंडाशय, ये ओविडक्ट अंडवाहिनी है। यहाँ से अंडाशय बन करके अंडवाहिनी से होकर और फिर जाकर के यहाँ ये फ्यूज होते हैं। इस प्रकार से ये जो है फर्टिलाइजेशन क्रिया पूरी करते हैं। इसी प्रकार से अगर आप आगे चलते हैं तो अगर हम आते हैं गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन। तो युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक जनन के अंतर्गत द्विगुणित जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित नर अथवा मादा युग्मक बनते हैं। क्या होते हैं, अगर आप ध्यान दें तो आपको युग्मक जनन के अंतर्गत द्विगुणित जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित नर अथवा मादा युग्मक बनते हैं। इन युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जैसे कि आप इन सब में देखेंगे अलग अलग, तो अब इसके बाद निषेचन मैंने आपको बता ही दिया पहले निषेचन क्या होता है। अब निषेचन के लिए अगर आपको बताएं तो इसमें अक्सर मस्टर्ड प्लांट लिया जाता है वनस्पतियों के बारे में। तो मस्टर्ड प्लांट का एक फिगर आपको दिखाया गया है जिसमें गायनोसियम का फिगर है और गायनोसियम के फिगर में ऊपरी से आप देखेंगे तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी स्टिग्मा वर्तिकाग्र और वर्तिका से होता हुआ जो परागकण है ठीक इसके अंडाशय में जाता है और यहाँ परागण क्रिया संभव हो जाती है और इस प्रकार से अंडाशय से क्या है अंड तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर क्रिया पूरी जाती है। ध्यान दें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज आपको आता है पार्थेनोजेनेसिस जिससे अनिषेक जन्म कहते हैं। ऐसे जन्म में क्या होता है, यदि किसी कारणवश संलयन आधार निषेचन की क्रिया पूर्ण न हो नर युग्मक तो मर जाता है परंतु कभी कभी मादा युग्मक में विकास की क्रिया होती है और अनिषेचित जीव बन जाता है। जब इसमें अनिषेचित जीव बन जाता है तो अनिषेचित जीव बन जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक जन्म कहते हैं। ऐसा होता है छिपकली और रोटीफर में या कुछ मधुमक्खियों में भी ऐसा पाया जाता है, छिपकली रोटीफर या कुछ मधुमक्खियों में पाया जाता है। इस प्रकार से आपका पहला लेसन यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप पुनः संपर्क करके या माध्यम से या मिल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप
अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये पहला लेसन आपका समाप्त हुआ। मैं आप लोगों को सुझाव देना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्लास 12 अप्रैल माह समाप्त हो गया है। अप्रैल से आपका नया सत्र प्रारंभ है। परीक्षा अपने समय पर होनी है। सभी विद्यार्थियों से मेरा एक सलाह है या सुझाव है कि वह समय रहते अपनी पुस्तकों को खरीद लें। जो भी आपकी पुस्तकें हैं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, और इनकी डीपली अध्ययन करें। हम लोग आपको ऑनलाइन के माध्यम से जो क्लासेस दे रहे हैं, इससे आप पढ़िए और पढ़ने के बाद पुस्तक से मैच कीजिए। कहीं आपको डिफरेंस लग रहा है या कोई चीज़ कम समझ में आ रही है तो आप बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे अपनी समस्या का समाधान के लिए आप बिल्कुल प्रश्न उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको आज के लिए कुछ होमवर्क दूंगा जो कुछ आप घर पे करेंगे पढ़ने के बाद, तो इसलिए आप लोग नोट कर लीजिए ध्यान से। पहला प्रश्न आपका होगा कि कायिक प्रवर्धन पर लेख लिखिए। कायिक प्रवर्धन पर लेख लिखिए। दूसरा प्रश्न आपका है अलैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। अलैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, जैसे गोटी लगाना, कली रोपण, तना कलम आदि। इस प्रकार से ये होमवर्क आप पूरा कर लेंगे और पहला लेसन आपका समाप्त हुआ। थैंक यू।